नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब तो मैदान में एक नहीं बल्कि दो दो उम्मीदवार भी आ चुके हैं। आप बखूबी जानते हैं कि आज राजद ने भी मुहर लगा दी है रेखा गुप्ता के नाम पर, और आपने ये भी देखा था कि जनसुराज ने भी मुहर लगा दी है प्रशांत किशोर के नाम पर। और ऐसे में अब सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर बीजेपी के तरफ से मैदान में कौन कौन होगा। लेकिन उससे पहले ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि बांकीपुर का समीकरण किसके पक्ष में है, बांकीपुर का समीकरण क्या कुछ कह रहा है। और इस वीडियो में हम आपको लगे हाथ ये भी बताएंगे कि इस वक्त किसका पलड़ा बांकीपुर में भारी नजर आ रहा है। तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट राम बंधु जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत जी। के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि आज राजद ने भी अपने पत्ते खोल दिए, यानी कि मैदान में एक नहीं दो दो उम्मीदवार पधार चुके हैं। एक तरफ रेखा गुप्ता है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया और राय क्या है, कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए 2 कद्दावर उम्मीदवार आए हैं। प्रशांत किशोर तो काफ़ी चर्चित उम्मीदवार हैं। उनके आने की उनके घोषणा होने से पहले ही उनकी जो चर्चा है वो राज्यव्यापी हो चुकी है। और दूसरी तरफ आरजेडी ने जो रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है, वो आरजेडी की ओर से दमदार कैंडिडेट हैं। पिछली बार भी वो चुनाव लड़ी थीं, भले ही हार गईं, लेकिन दमदार कैंडिडेट हैं। और जो जातिगत समीकरण है, उस लिहाज से वो बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती हैं। चूँकि वो वैश्य समाज से आती हैं और वो खासकर वैश्य समाज में तेली जाति से आती हैं, और वो पहले से ही ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। उनकी अपनी एक संस्था भी है, बिहार तेली साहू सभा करके वो संस्था चलाती हैं। डिप्टी मेयर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। पिछली बार वो चुनाव भी लड़ी थी, विधानसभा चुनाव लड़ी थी। तो वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि बांकीपुर की ज़मीनी सियासत को समझने वाली हैं। अब वो जब चुनाव में आएँगी, तो वो वहीं सेंधमारी करेंगी जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जो वैश्य समाज है। देखिए, कायस्थ समाज और वैश्य समाज, ये 2 समाज इकट्ठा है, तभी बीजेपी राहत महसूस करती है, या आप कहते हैं कि बीजेपी का एक गढ़ है, क्योंकि यहाँ पे सेंधमारी नहीं हो पाती है। लेकिन अब रेखा गुप्ता चूँकि पिछली बार भी चुनाव लड़ चुकी थी, दांव-पेच समझ चुकी हैं, इस बार वो जिस तरीके से आई हैं, तो उनको लेकर के बीजेपी में भी एक तरीके से सनसनी होगी कि वैश्य समाज का जो वोट है, उसमें बिखराव होगा। यानी कि बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है रेखा गुप्ता, यानी कि इसका फायदा तो फिर प्रशांत किशोर को मिलेगा। निश्चित तौर पे ऐसा इसलिए कि कायस्थ समाज और वैश्य समाज ठीक है। जो जिसका जो डो इंटैक्ट रहता हाँ, हाँ, है। जो रहता भी है और वो एक तरफ़ा जाता है, हाँ। उसमें पिछली बार भी सेंधमारी की थी। पिछली बार भी उनको लगभग 30% के आसपास वोट मिला था। इस बार भी वो मेहनत कर रही हैं, और पिछली बार यानी 2020 में अ, दो 25 में। हाँ, 2025 में 25 में, जी। जिस तरीके से वैश्य समाज में बीजेपी को लेकर के एक एक एकजुटता ही थी। अगर आप कुम्हरार की बात छोड़ दें, कुम्हरार में जो कायस्थ बनाम वैश्य का जो चल रहा था, डिस्कोर्स चल रहा था, उसको लेकर के नाराज़गी थी। शेष बिहार में ऐसी नहीं है। इस वक्त वो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इस वक्त जो बांकीपुर का जो वैश्य समाज है, वो उनको लगता है कि अगर कब किसी कायस्थ कैंडिडेट की जगह उनका अपना कैंडिडेट आता है, तो कायस्थ समाज हमको उतनी सहजता से स्वीकार नहीं करता है, जितनी सहजता से हम उनके कैंडिडेट को स्वीकार करते चले आए हैं। मैं 2 चुनाव या 3 चुनाव से करते आए हैं। जैसे नितिन नवीन को वैश्य समाज हमेशा, जब से वो आए हैं 2006 से वो चुनाव लड़ रहे हैं अपने पिता के निधन के बाद, तब से वैश्य समाज उनके साथ है। अब बगल में कुम्हरार में अगर एक कैंडिडेट बदला गया, इसको लेकर के एक उठापटक हो गई। तो ये जो टिस है, हो सकता है कि 2025 विधानसभा का जो टिस है वैश्य समाज का, वो वो 26 में दिखे। जी, वो ये इस उपचुनाव में दिख जाए। दिख तो सकता हाँ, है, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको लेकर के हाँ, हाँ। रेखा गुप्ता मैदान में आई हैं। हाँ। दूसरी बात है कि उनका जो व्यक्तिगत प्रभाव है, हाँ। जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो बताते हैं कि एक तो वैश्य समाज में, तेली समाज में है, और बनिया समाज में है। वैश्य समाज में बनिया समाज ही बहुतायत है बांकीपुर में। तो ये भी एक बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। तो जैसे इनके वोटों में बिखराव होगा, हाँ। कहीं न कहीं प्रशांत किशोर के लिए स्पेस खुलेगा। जो प्रशांत किशोर के लिए स्पेस जी, खुलेगा, देखिए फायदा होगा जी, उनको। इसलिए फ़ायदा होगा हाँ। कि प्रशांत किशोर को वोट कहाँ से जाएगा?
हर जाति में जो फ्लोटिंग वोट है, जो जाति आधारित वोट नहीं करती है, जो मुद्दा आधारित वोट करेगी, वो वोट करेंगे। बीजेपी को जाति आधारित वोट मिलेगी। ऐसे में रेखा गुप्ता अगर वैश्य समाज के जाति आधारित वोट ले लेते हैं, तो बचा हुआ फ्लोटिंग वोट प्रशांत किशोर की ओर जाएगा। तो ऐसे में यानी बीजेपी, कि बीजेपी को नुकसान होगा। जी हाँ, निश्चित रूप से इनके अच्छा, हमने ये भी देखा राम बंधु जी, क्योंकि जैसे ही मुहर लगती है रेखा गुप्ता के नाम पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रेखा गुप्ता मात्र वोट कटवा साबित होंगी? देखिए, अगर प्रशांत किशोर को उनसे ज़्यादा वोट आता है, तो वो वोट कटवा साबित होंगी। लेकिन जो उनका वोट बैंक है वो जाति आधारित जा रहा है, तो वो वोटों में बिखराव तो बीजेपी का होगा ही, तो वो बीजेपी के लिए साबित हो सकती हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का जो वोट है, वो जितनी भी जाति हैं या जो भी धर्म है, वहाँ कम से कम 18% मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, तो वो जो धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे वोट नहीं करता है, वो वहाँ पे जाएगा। दूसरी बात है कि चूँकि ऐसा बार-बार कहा जाता है कि बीजेपी के लिए बांकीपुर घर है, लेकिन ये जो चुनाव है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए बहुत ही आसान है। आसान नहीं है बीजेपी के लिए जीतना बांकीपुर इस बार। बिल्कुल नहीं। भले ही वो बीजेपी का घर माना जा रहा है, नितिन नवीन का घर कहा जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी को भी मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सब कुछ थाली में सजा कर के उनके पास आ जाएगा। इसका कारण है, देखिए, बीजेपी में नितिन नवीन हमेशा एक दमदार कद्दावर नेता रहे हैं। उनके मुकाबले कभी भी कोई नेता नहीं रहा। कभी रेखा गुप्ता रहे, कभी लोकूस आए, लेकिन नितिन नवीन के मुकाबले नहीं रहे। इस बार वो एक कद्दावर नेता के रूप में प्रशांत किशोर आए हैं, जिनकी अपनी एक राष्ट्रीय छवि है। सच पूछिए तो नितिन नवीन की जो राष्ट्रीय छवि अभी 3 महीने पहले हुई जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इससे पहले भी उनकी भी छवि नहीं थी। एक कद्दावर नेता हैं नितिन नवीन। पहले अब तक जो चुनाव 2025 तक हुआ, उसमें जो इकलौते कद्दावर नेता मैदान में थे बांकीपुर से, इसका प्रभाव ये था कि वहाँ वोटिंग प्रतिशत बहुत ही कम था। अगर आप 2015 की बात करें तो वहाँ पे 40.24% वोट हुआ। उसके बाद 2020 में वहाँ पे 35.94 यानी 36% मात्र वोट हुआ, और 2025 में 41.35% वोट वहाँ पे हुआ है। तो वोटिंग प्रतिशत कम है। ये बताता है कि जो बड़ा जो जनसंख्या है, जो 60% की जो जनसंख्या है, उसमें वोटिंग को लेकर के उत्साह नहीं है। ये बात है। अच्छा, प्रायः ये माना जाता है कि शहरी मतदाता घर से कम निकलते हैं। देखिए, लेकिन इसमें एक मिथक है। बड़े घर के लोग या नौकरी करने वाले लोग भले ही घर से कम निकलते हैं, लेकिन गरीब तबका और जो लोअर मिडिल क्लास है वो घर से निकलता है। बांकीपुर में जो सबसे बड़ा जो साइज़ है डेमोग्राफी का, वो लोअर मिडिल क्लास का है। यानी ये कह देना कि चूँकि वो शहरी मतदाता हैं इसलिए नहीं निकल रहे हैं, ये ना हो कि ये होगा कि उनको उत्साह नहीं उनके मन में। तो अगर इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, तो समझिए कि ये बीजेपी के लिए एक अलार्म होगा, और ये खतरा हो जाएगा बीजेपी के लिए और फायदा हो जाएगा प्रशांत किशोर को। अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, क्योंकि 4% हो, कभी 35% हो, 36% हो, ये वोटिंग प्रतिशत निचले पायदान पे है। ये अगर बढ़ता है तो होता है। हालांकि कई चुनाव में ऐसा होता है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो जो जीता हुआ है वही दोबारा जीतता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये हम 2025 की तुलना नहीं करें, हम तो 2015 से तुलना करें, जब भी वहाँ 15, 20 और 25 हर बार 40% से तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसे में अगर वो जो बढ़ रहा है, वो किसके कारण बढ़ रहा है, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात है कि इस वक्त जितनी विपरीत परिस्थितियां बीजेपी के लिए हैं, शायद ही कभी बांकीपुर में उतनी विपरीत परिस्थितियां। ऐसा क्यों? देखिए, आप सिलसिलेवार तरीके से जोड़ लीजिए। पहली बात ये जो ताज़ा तरीन की इनकाउंटर, यानी कि गैर कायद सामान्य जातियाँ बौखलाई हुई हैं। दूसरी बात है कि जो नए बीजेपी के पहली बार जो मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी जी, इनको लेकर के बीजेपी के अंदर ही खलबली है। बीजेपी के अंदर ही बहुत नाराज़गी है, और जो नाराज़ तबका है वो बड़ा है, और उन सबके जातियों का वहाँ पे वोटर भी है बांकीपुर में। और तीसरी बात ये है कि जिस तरीके से जदयू में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तो जो बात की भी नाराज़गी, इस बात की तो नाराज़गी इतनी है, जदयू के जो मूल वोटर हैं, जो लौकुश समाज हैं, चंद्रवंशी समाज हैं, जो 25% अति पिछड़े समाज में 30% तो चंद्रवंशी समाज है बांकीपुर में, ये तो इतने नाराज़ हैं कि जदयू के ऑफिस में जाकर के लोग नारा लगाए थे जब नीतीश कुमार हट रहे थे। अच्छा, दूसरी बात है कि नीतीश कुमार की जो स्वास्थ्य है, ऐसे में नीतीश कुमार तक एक बात पहुंचेगी भी नहीं कि कौन ज़मीन पे क्या कर रहा है। तो जो नाराज़गी है वो भी बीजेपी के प्रति है। तो बीजेपी के प्रति नाराज़गी,
मुख्यमंत्री के प्रति नाराज़गी, और एक फैक्ट है कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कायस्थ समाज में चाहे जो खुशी की लहर हो, लेकिन किसी अन्य जो समर्थक जातियां हैं बीजेपी में, उनमें कोई उत्साह नहीं है। तो इतनी विपरीत परिस्थितियां बांकीपुर में शायद ही कभी बीजेपी के लिए हुई हैं। अब प्रशांत किशोर खुद रणनीतिकार हैं, और जहाँ तक मैं उनका भाषण जो सुन रहा था, तो मुझे लग रहा था कि वो नीतीश कुमार की भी चर्चा कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार की चर्चा करें, वो सम्राट चौधरी की भी चर्चा कर रहे हैं। तो हो सकता है उनकी नीतियों में भी ये जो बिंदु हैं वो हो, तो ये परिस्थितियाँ उनके विपरीत है। हाँ, ये सही बात है कि नितिन नवीन का कद बहुत बढ़ गया है, तो कायस्थ समाज एकजुट है, ये हो सकता है, लेकिन वैश्य समाज एकजुट रहे न रहे, मुझे इसमें शंका है। जमीनी जो शंका आपको नजर आ रही है, लेकिन अब हम यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे, कांग्रेस का भी राजद का भी दोनों के दरमियान ठन गई है, तो क्या इसका नुकसान होगा रेखा गुप्ता को? नहीं, रेखा गुप्ता को तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। हाँ। अगर आपने सुना होगा कि कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेता तो एक नेता तो आप ही के इंटरव्यू में बोले कि प्रशांत किशोर का समर्थन, शकील अहमद खान, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर का समर्थन करते हैं। जी जी। और दूसरी बात है ऋषि मिश्रा ने भी कह दिया, ऋषि मिश्रा ने भी कहा, और फिर कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा है, असित नाथ तिवारी ने कहा है कि मिल बैठ करके महागठबंधन के घटक दलों को मिल बैठ करके उम्मीदवार तय करना है, जो कि आरजेडी ने ऐसा नहीं किया। तो ये तो टकराहट है, ये जो टकराहट है, जो फिर दोस्ताना झगड़ा महागठबंधन के अंदर होगा, तो हो सकता है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार न दे और प्रशांत किशोर का समर्थन कर दे। ऐसा कर सकती है साइलेंटली कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता है कि कहीं खुल्लम खुल्ला ना कर दे। जब विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पे खुल्लम खुल्ला लड़ाई हुआ आरजेडी और कांग्रेस में, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? तो उपचुनाव है, इसमें हो सकता है कि वो प्रशांत किशोर का समर्थन कर दे, तो ये खामियाजा रेखा गुप्ता को भुगतना पड़ेगा। जी, लेकिन जो वैश्य समाज पे उनकी अपनी पकड़ है, वो उनकी अपनी पकड़ है, तो वो उनके साथ होगा। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे यादव हैं, जब परिसीमन हुआ था 2008 में, तो दिग्घा का क्षेत्र काट करके बांकीपुर में जोड़ा गया था, तो कई यादव भी आए हैं बांकीपुर में। जो मंदिरी के इलाके का जो यादव समाज है, वो उन पे नितिन नवीन का या बीजेपी का प्रभाव रहा है, कमोवेश रहा है, 10-12% यादव रहा है। देखने वाली बात है कि क्या ये जो 10-12% यादव वोटर्स हैं, इसकी रिकवरी इस बार आरजेडी करती या नहीं। अगर वो कर लेगी तो वो भी बीजेपी के हाथ से जाएगी। तो कई ऐसे जातियों का समीकरण है। आप सबसे सामान्य जातियों में अगर कायस्थ के बाद राजपूत है, राजपूत भी नाराज है। आनंद मोहन का जो प्रकरण है वो लगातार है, वो भी बिल्कुल नाराज हैं। भूमिहार भी नाराज है, नीट छात्रा के कारण भूमिहार नाराज हैं। असित और फिर भरत तिवारी के कारण नाराज हैं, वहाँ भी नाराजगी है। और अगर कुर्मी संख्या अगर आप दशहरा की तरफ देखेंगे तो कुर्मी समाज वहाँ पे है। अति पिछड़ी जातियों में 25% के आसपास चंद्रवंशी माना जाता है, जो कि नीतीश कुमार का कोर वोटर है। उन्हें लगता भी है कि बीजेपी ने उनके नेता को हटाया है। तो जो अलग अलग जातियों में नाराज़गी है, उसको प्रशांत किशोर अगर अपनी ओर कर लें तो हो सकता है, इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बीजेपी हार भी जाए। ऐसा इसलिए कि कई नेता अपने घर में हारे हैं। अब बिहार में कोई सोच सकता था कभी कि लालू यादव खुद सीट हार जाएं, राबड़ी देवी खुद हार जाएं? ऐसा कोई सोच सकता था? मीसा भारती हारी हैं, बड़े बड़े नेता हारे हैं। ऐसा कोई राज्य बता दीजिए जहां वहां के कद्दावर नेता नहीं हारे हैं। जब इस देश में इंदिरा गांधी हार सकती हैं तो कोई भी हार सकता है, कोई भी हार सकता है। लेकिन ऐसे में सस्पेंस बना हुआ है और एक सवाल सभी को परेशान कर रहा है, क्या खबर आ रही है बीजेपी के भीतर से, कब होगा बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान? 8 तारीख को होगा। 8 तारीख को हो जाएगा? जी जी हाँ, 8 तारीख को ही पटना में आएंगे नितिन नवीन और वही उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। और कई नामों पे चर्चा रही है, लेकिन सबसे आगे किसका नाम? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बात जहाँ पे जाके शिफ्ट हुई है वो नील रतन घोष का नाम है। वो नितिन नवीन के भी विश्वसनीय कार्यकर्ता हैं, वो उनके पिता के विश्वसनीय कार्यकर्ता रहे हैं। वो बंगाली समाज से आते हैं और कायस्थ हैं, वो बंगाली कायस्थ हैं। तो और वो सबसे विश्वसनीय भी हैं और कार्यकर्ता हैं। उनको टिकट देने का एक मैसेज होगा कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता को सम्मान दिया। देखिए, यहाँ पे भी एक पेच है। यहाँ पे भी अगर आप सेफोलॉजिस्ट के अनुसार देखेंगे तो बिहारी कायस्थ बनाम बंगाली कायस्थ का स्पेस है। क्योंकि कई चुनावों में, मेयर के चुनावों में भी मैंने देखा है कि कायस्थ जो है वो अगर उनको अपना फेस मिलता है उधर चले जाते हैं, अगर बंगाली फेस मिला तो चले गए। ऐसे बिहारी में भी एक टच होगा। अब कैसे
कौन से उम्मीदवार किस इश्यू को कैसे भुनाते हैं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन नील रतन घोष को मिलने के बाद भी एक स्पेस बचता है, बंगाली कायस्थ बनाम बिहारी कायस्थ। तो अब आने वाले समय में ये लेकिन बड़ी जानकारी आपने दे दी है कि 8 तारीख यही वो तारीख है जब बीजेपी अपने पत्ते खोल देगी। जी, जी, बीजेपी अपने पत्ते खोल देगी, चूँकि नितिन हाँ। नवीन आएँगे। नितिन नवीन 3 रोड शो करेंगे, ठीक है। जहाँ तक मेरी जानकारी है। हाँ, हाँ। और ऐसा वो इसलिए करेंगे और खुद आके वो चाहते हैं कि अपने ही मुँह से वो नाम की घोषणा करें, ताकि बांकीपुर की जनता को ये बताएँ कि हम आज भी आपके टच में हैं, आज मतलब यहाँ से हम चले गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से जुड़ाव नहीं है। तो एक कैंपेन करेंगे और मन में एक प्रशांत किशोर जैसा कद्दावर नेता भी आया है। देखिए, नितिन नवीन लगातार इसलिए जीतते आए हैं कि जो दो ध्रुव रहता था, वो असमान रहता था। कभी नितिन नवीन के कद का कोई नेता उधर से आया नहीं। रेखा गुप्ता हैं, ठीक है, वो आई थी, लेकिन वो कांग्रेस से आई थी, पहली बार आरजेडी से चुनाव लड़ी थी। स्थानीय रूप से वैश्य समाज में उनकी ख्याति है, अन्य जातियों में ख्याति नहीं है, तो वो एक असंतुलित उम्मीदवार था वहाँ यानी पे। कि इस बार लड़ाई दिलचस्प है, कांटेदार मुकाबला जी है। बिल्कुल, कांटेदार मुकाबला है। कांटेदार कम से कम मुकाबला है। अपने बयानों से, अपने सवालों से हाँ, तो हाँ। प्रशांत किशोर में इतनी ताकत है कि वो बार-बार नितिन फंसा नवीन सकते को हैं। आहत कर सकते हैं। आहत कर सकते हैं, फंसा सकते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे बांकीपुर में क्या कुछ होता है और देखना ये भी होगा कि आखिर बीजेपी किसके नाम पर मुहर लगाती है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।